हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की ये वीडियो होने वाली है क्लास 10th की लेसन नंबर 4। हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, द डायरी ऑफ द एनी फ्रैंक। बुक है आपकी फर्स्ट फ्लाइट इंग्लिश का ये चैप्टर है। आप सभी को पता है कि मंडे को आप सबका इंग्लिश का एग्जाम है। पूरी की पूरी हिंदी समरी हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। क्या कुछ है चैप्टर को समझने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ट्विटर चैनल है ये, इंस्टाग्राम चैनल, फेसबुक चैनल और टेलीग्राम चैनल। इन सभी चीजों पर आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल सीबीएसई से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट, साथ ही साथ अभी हम 10th और 12th के जो एग्जाम हो रहे हैं उनके नोट्स प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, समरी। साथ ही साथ जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनके सॉल्यूशन देने की हमारी पूरी पूरी कोशिश है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको भी फटाफट से ये सारी चीजें मिल सके। चलिए बच्चों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी जो है वो है एनी फ्रैंक की। और ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है उनके द्वारा खुद लिखी गई है, एक डायरी के रूप में। एक डायरी में और इन सभी चीजों को उसने लिखा है। यहाँ पर लेखक को लगता है कि जो उसकी भावनाएं हैं, उसके जो अनुभव हैं, उसे अपनी डायरी में लिखना चाहिए। ये थोड़ा सा अजीब और असामान्य उसे लगता है, क्योंकि ये पहली बार है जब वो ऐसा कर रही है। उसने इससे पहले कभी डायरी नहीं लिखी। वो ऐसा महसूस करती है, वो सोचती है कि भविष्य में शायद उस कोई क्यों पढ़ेगा उसकी डायरी को, कि वो एक स्कूल जाने वाली लड़की है और उसके डायरी पढ़ने में कोई दिलचस्पी क्यों लेगा। वो सोचती है कि बाद में यहाँ तक कि पढ़ने में भी कोई दिलचस्पी होगी या नहीं होगी। फिर वो इन सभी विचारों को साइड में रख देती है और फैसला करती है कि भैया वो डायरी लिखेगी। उसे लिखना है तो लिखना है, तो वो डायरी लिखने का प्लान कर लेती है। उसे लिखने की आवश्यकता महसूस हो रही है। बहुत सारे विचार उसके मन में हैं। उसने हाल ही में बहुत सारे विचार पकड़े थे और उसे अपने उन सारे विचारों को दिमाग से निकालने की जरूरत थी। यहाँ पर यह ज्ञात होना चाहिए कि किसी विचारों को लिखना चिकित्सा के रूप में कार्य करता है। यानी वो डायरी लिखने का फैसला करती है, अब डायरी लिखना ही लिखना है। अब लेखक को लगता है कि जो कागज में लिख रही है वो उसके विचारों को अवशोषित करने की क्षमता उसमें अधिक है। वो कहती है कि लोगों के पास धैर्य नहीं होता, लेकिन कागज का एक टुकड़ा एक गैर जीवित चीज है जो उसके विचारों को अवशोषित करने से मना नहीं करेगा, यानी वो उनके विचारों को लेगा। सिंपल सी चीज है यहाँ पर यह है कि लेखक ये कहना चाह रहा है कि अगर मैं कुछ बताऊंगी अपनी डायरी को तो डायरी मना नहीं करेगी, डायरी उसे चुपचाप सुनेगी। और ये एहसास उसे एक दिन हुआ जब वह सामान्य से अधिक दुखी और भ्रमित थी। भ्रमित महसूस कर रही थी, वो तय नहीं कर पा रही थी कि उस समय उसे घर से बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उसने आखिरकार घर पर रहने का ही फैसला किया और वो काफी उदास और गहरी सोच में बैठ गई। फिर उसने सोचा कि पेपर में अधिक धैर्य होता है, वो उसे लिखना चाहती है। उसके दिमाग में आने वाली हर चीज को लिखने का फैसला करती है। उसका इरादा था कि कोई पढ़े या ना पढ़े पर वो लिखेगी। उसे एक दोस्त बनाना है जो उसकी क्या होगी, असली दोस्त होगी। असली दोस्त से उसका मतलब था एक ऐसा दोस्त जिसे वो अपने सारे राज, सारे सीक्रेट बता सके। ठीक है। लेखक उस बिंदु पर वापस आ जाती है और वो लिखने की शुरुआत कर देती है। वो सोचती है, इसलिए क्योंकि वो अकेली है, इसलिए उससे कोई बात करने वाला दोस्त नहीं है, इसलिए वो लिखेगी। बहुत समझाने बुझाने के बाद अपने आप को वो लिखने की जो चीज है वो कहती है। फिर वो अपने आप को समझाती है कि उसे दोस्त की आवश्यकता आखिर महसूस क्यों हो रही है। उसे लगता है कि कोई भी ये विश्वास नहीं करने वाला कि उसकी जैसी एक युवा लड़की इतनी अकेली है, जो शायद प्रैक्टिकली सही नहीं है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। क्योंकि उसके पास एक प्यार करने वाला पूरा परिवार है। उसके पास 30, लगभग 30 लोगों के पास जिसे दोस्त कह सकती है, वो प्यार करने वाली एक चाची है। और एक अच्छी जगह कह सकते हैं, वो अच्छी जगह रह रही है। रहने के लिए उसके पास एक खुशहाल परिवार है, काफी स्पष्ट तस्वीर है।
लेकिन उसके जीवन में सिर्फ एक चीज की कमी है, एक सच्चे दोस्त की, जिसे वो अपनी बात कह सके, जिसे वो अपने सारे सीक्रेट शेयर कर सके। वो दोस्तों के साथ काफी अच्छा समय बिताती है, वे सामान के बारे में बात करती है, लेकिन वास्तविक सामान नहीं है जो वास्तव में उसके जीवन में चल रहा है। बहुत कोशिश करने के बाद वे अपनी बात को समझा नहीं पा रही है। उसे लगता है कि शायद वह यह है जो निजी सामान के साथ किसी पर भरोसा करने में वो सक्षम नहीं है, अपने दोस्तों के करीब आने में सक्षम नहीं है। उसकी वर्तमान स्थिति, वर्तमान ज़िंदगी ये है कि वो किसी से भी अपनी बात नहीं कहती, और इस तरीके से वो अपनी सारी बातों को डायरी में लिखने का प्लान कर लेती है। यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आमतौर पर जब कोई डायरी में कुछ लिख रहा होता है तो औपचारिक रूप से वो उन सभी चीजों के बारे में लिखता है जो लेखक नहीं करना चाहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक दोस्त है, एक दोस्त की जरूरत है और दोस्त को वो आकार दे रही है। इसी तरीके से वो दोस्त बना लेती है उसे, और अपनी डायरी को एक नाम भी दे देती है जिसका नाम होता है किटी। ठीक है, उसे ये उम्मीद होती है कि कोई उसकी डायरी शायद एक दिन पढ़ेगा, और वे सोचती है इस बैकग्राउंड के बारे में, कहानी के बारे में बताती है। वो कहती है कि जब तक उसका बैकग्राउंड समझ में नहीं आएगा तब तक लिखना अप्रभावी होगा। इसलिए ऐसा ना करने के बावजूद वो अपने जीवन के बारे में विवरण देती है। वो बताती है अपनी लाइफ के बारे में कि वो अपने पिता को सबसे प्यारे पिता के रूप में बताती है, ठीक है, जिससे वो प्राप्त कर सकती है। ये बताती है कि उसने अपने पिता की 36 वर्ष की आयु में पिता की शादी कर दी गई थी, और जब वे लोग 25 वर्ष के थे तब वह और उनकी जो बहन थी मार्गरेट दोनों फ्रैंकफर्ट में पैदा हुए थे। ठीक है, जब वे 25 वर्ष की थी तब उनके पिता की शादी कर दी गई थी। वे और उनकी बहन मार्गरेट दोनों फ्रैंकफर्ट में पैदा हुए। एनी जब 4 साल की थी तो उसके पिता सितंबर में उसकी माँ के साथ हॉलैंड चले गए थे, जबकि दोनों बहनें आचेन में ही रुक गई थी अपनी दादी के पास। मार्गरेट भी दिसंबर में हॉलैंड चली गई। उसके बाद फरवरी में एनी को भी उसे लाया गया, हॉलैंड लाया गया, और मार्गरेट के जन्मदिन के रूप में उसे मनाया गया। जब मार्गरेट का जन्मदिन था तब एनी को वहां लाया गया। हॉलैंड में एनी को एक मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में भेजा गया। एक स्कूल था हॉलैंड के अंदर, और ये उसकी पहली पाठशाला थी। उसने पहले रूप से शुरुआत की थी। उनके पास श्रीमती कुम्परस, जो एक प्रधान शिक्षिका थी, जब वो छठी क्लास में थी तब वो उनकी शिक्षिका थी। जब वो विदाई हुई उनकी, जब उनका रिटायरमेंट आया उनकी शिक्षिका का 1941 में, तब वो काफ़ी रोई थी। ये सारी चीज़ें वो अपनी डायरी में लिख रही है। वो बताती है कि मेरा जन्मदिन अच्छी तरीके से नहीं मनाया गया 1941 में। क्यों? क्योंकि उसकी दादी बीमार हो गई थी और उनकी दादी का ऑपरेशन भी हुआ था। दुर्भाग्य से अगले ही वर्ष जनवरी 1942 में दादी उन्हें छोड़कर चली गई, यानी वो डेथ हो गई उनकी। एनी को अपनी दादी की याद आती है और वो किसी को इस बारे में नहीं बताती। एनी बताती है कि इस साल उसका जो जन्मदिन है बड़े उत्साह के साथ मनाया जाएगा, क्योंकि पिछले साल उसका जन्मदिन नहीं मनाया गया था। फिर वो बताती है कि उसका परिवार अच्छा काम कर रहा है, उनके परिवार का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा है, और उसे 20 जून 1942 की वर्तमान तारीख में ले आती है। वो कहती है कि आज जो तारीख है जब मैं डायरी लिखना चालू कर रही हूँ वो 20 जून 1942 है, जब वो अपनी डायरी लिख रही होती है। इस तरीके से वो अपनी डायरी में बताती है कि 20 जून 1942 को एनी ने अपनी डायरी में अपने इस नए दोस्त किटी के रूप में संबोधित करना, इसे लिखना चालू किया। वो बताती है कि उसका जो पूरा क्लास है, उसकी जो पूरी क्लास है वो रिजल्ट से काफी घबराया हुआ है, और यह अप्रत्याशित है। शिक्षकों की एक बैठक हो रही है और वो शिक्षक फैसला करेंगे कि कौन सा बच्चा पास होगा और कौन सा बच्चा नहीं होगा, यानी अगली कक्षा में स्थानांतरित होगा। कई छात्र दाव लगा रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं छात्र। कुछ ने कह दिया है कि पूरी गर्मियों की बचत हम कर लेंगे, दाव पर लगा दिया उन लोगों को। आपस में दोस्ती यारी में बातचीत चल रही है उनकी, और वे कह रहे हैं वह और उसकी दोस्त ना घबराए, लड़कों का मजाक उड़ा रही हूँ। वे एक दूसरे से कह रही हैं कि मैं पास नहीं होने वाला हूँ।
जबकि दूसरे लोग उसे कह रहे हैं कि नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ आप करेंगे, पास हो जाएंगे आप। वो काफी विनम्र है क्योंकि उसने उन्हें शोर मचाने से रोकने की कोशिश की। एनी ने उन्हें डांट दिया है, एनी ने उन्हें डांटा, लेकिन इससे किसी ने भी, इसमें से किसी ने भी रोना या चिल्लाना बंद नहीं किया। एनी के अनुसार लगभग एक चौथाई, यानी वन फोर्थ, एनी के अनुसार वन फोर्थ जो है पास नहीं होने चाहिए, उत्तीर्ण उन्हें नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि वे शायद ही किसी गतिविधि का जवाब देते हैं या भाग लेते हैं। वो उन्हें डमी कहती है, कहती है इनका कोई भविष्य नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एनी को इसका फैसला नहीं करना है, इसका फैसला करना है शिक्षकों को, और शिक्षकों के फैसले की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। एनी बताती है कि वो अपने दोस्तों के बारे में परेशान नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि वो सारे पास हो जाएंगे। केवल एक ही विषय है, एक ही सब्जेक्ट है, और वो है गणित। गणित के बारे में वो थोड़ा सा डर रही है। उस विषय के साथ वो काफी कठिन समय उसे लगता है, लेकिन वो जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। वो सिर्फ नतीजों का इंतजार कर सकते हैं, रिजल्ट का वेट कर सकते हैं, और अपनी उम्मीद नहीं खो रहे हैं। एनी बताती है कि उसके जो मैथ्स के प्रोफेसर है उसको छोड़कर बाकी सभी टीचरों के साथ उसका रिश्ता बहुत अच्छा है, पर जब भी मैथ के टीचर होते हैं उनसे बातचीत होती है वो लगातार चिढ़ जाती है। कई चेतावनियों के बावजूद एनी क्लास में बात करना बंद नहीं करती है। उसे सजा के रूप में एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया जाता है, ठीक है, जो पहला चटर बॉक्स पर एक निबंध लिखने का उसे काम मिला था। उसने सोचा कि ये लिखने के लिए एक अजीब विषय है, क्योंकि कोई भी उस बारे में क्या लिख सकता है, पर चटर बॉक्स के बारे में उसे लिखना है। एक पल के लिए उसने अपनी नोटबुक में विषय लिखा और उसे अपने बैग में रखा और चुप रहने पर ध्यान दिया, और कहा कि मैं इसे चुप रहूंगी, मैं बोलूंगी नहीं क्लास में बिल्कुल भी। लेखक ने उस नोट के पार आया जिसे उसने निबंध के लिए अनुस्मारक के रूप में बनाया था, क्योंकि उसने अपने बाकी का होमवर्क पूरा कर लिया था। उस विषय के बारे में वो सोचने लगी कि किस तरीके से मुझे चटर बॉक्स के बारे में लिखना है, जबकि मेरे फाउंटेन पेन के सिरे को चबा रही थी, चबा रहे जैसे बच्चे आमतौर पे करते हैं, आप लोग भी करते होंगे। वो गहरी सोच में थी, जबकि कोई भी प्रश्नों को भरने के लिए लिखे गए उसको शब्द नहीं मिल रहे थे। वे बात करने के समर्थन में ठोस तर्क प्रस्तुत करना चाहती थी, वो अच्छे से लिखना चाहती थी। उसने उल्लेख किया कि वो एक छात्र के रूप में खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन बात कुछ ऐसी है जिसे पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता, और ऐसा इसलिए क्योंकि उसे यह अपनी माँ से विरासत में मिली है। यानी चटर बॉक्स जो है, उसकी बात करने की जो आदत है वो उसकी माँ से मिली है। और इस तरह उसने इस विषय पर 3 प्रश्न लिखना समाप्त कर दिया, मतलब 3 पेज उसने लिख दिए अपने पूरे टॉपिक पर। जब प्रोफेसर ने उसका ये होमवर्क पढ़ा तो वो उसे काफी मनोरंजक लगा प्रोफेसर को, लेकिन जब उसने अगले पाठ में भी बात करना बंद नहीं किया तो उसे सजा के रूप में एक और असाइनमेंट दे दिया। और अब का जो टॉपिक था वो था एक अविवेकी बकवास। गलत समझ एक बुरी आदत को संदर्भित करता है जिसे बदलना मुश्किल है। उसने ये विषय दिया क्योंकि वह अपने पाठों के दौरान उसकी जो चैटिंग होती थी उनसे नाराज थे टीचर। तो टीचर उसे ऐसे ऐसे होमवर्क देते थे जो अलग ही थे एकदम। इस असाइनमेंट को प्राप्त करने पर प्रोफेसर ने कुछ समय के लिए उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन जब उन्होंने अपना धैर्य खो दिया तो उन्होंने क्रैक 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 सैड मिस्टर चैटरबॉक्स विषय पर सजा के रूप में एक और असाइनमेंट उसे दे दिया। अब यहाँ एनी बात करना बिल्कुल भी नहीं बंद कर रही है, जबकि उसके टीचर उसे होमवर्क पे होमवर्क दिए जा रहे हैं, और वो भी ऐसे टॉपिक पर जो उसको उसकी क्वालिटी को दिखाते हैं। जब प्रोफेसर ने उसे तीसरी बार डांटा और उसे दंडित किया तो पूरी क्लास हंसने लगी, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि उसे भी खुश होने का नाटक करना पड़ा। इसी तरह के विषयों पर 2 बार लिखने के बाद वो विचारों से बाहर भाग गई, और इस प्रकार कविता में अच्छे दोस्त उसके दोस्त ने उसे कविता में लिखने में मदद करने की पेशकश की, है ना। एक कविता उसे मिली, अच्छे दोस्त। पूरा असाइनमेंट
परिदृश्य एनी को शर्मिंदा करने के लिए था, लेकिन उसने ये सुनिश्चित किया कि उसने एक प्रभावी उत्तर दिया। वो एक उत्तर दे रही थी जबकि उसे ये असाइनमेंट उसे शर्मिंदा करने के लिए मिल रहा है। उसने आखिरकार एक कविता के रूप में अपना तीसरा काम लिखा जो बहुत अच्छा निकला। उसने एक व्यंग्य लिखा। एक पिता ने अपने शोरगुल वाले स्वभाव के कारण अपने 3 बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। उसके सौभाग्य के लिए प्रोफेसर ने इसे हल्के में लिया। प्रोफेसर ने एक साथ अपनी टिप्पणी करते हुए, कमेंट करते हुए कक्षा के सामने पूरी कविता का पाठ किया। लेखक काफी भाग्यशाली है। इस घटना के बाद निर्बाध रूप से बिना किसी होमवर्क के सजा के रूप में बात करते हुए उसके अलावा श्री कीसिंग प्रोफेसर ने हर बार क्लास के सामने चुटकुले सुनाने शुरू कर दिए। क्लास में चुटकुले वगैरह वो सुनाते रहते थे। इस तरीके से सारी चीजें चल रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल आपको लगातार वीडियोस दे रहा है ताकि आप अपने एग्जाम को काफी अच्छे से लिख लें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।